किया ट्वीट, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित प्रत्येक नागरिक एवं सभी सुरक्षा कर्मियों को किया नमन। यूक्रेन से 86 नागरिक लौटे उत्तराखंड, 200 अभी वहीं फंसे, मुख्य सचिव का निर्देश, परिजनों से सीधे संपर्क में रहे अधिकारी। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंडियों को निःशुल्क घर पहुंचाएगी सरकार, आयुक्त कार्यालय को व्यवस्था करने के निर्देश, बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासत हुई तेज, मतगणना से पहले सरकार बनाने के गणित में जुटे दल, अंदर खाने निर्दलीय और दूसरे दलों को भी टटोल रहे। उत्तराखंड में शुरू हुआ गुलदार खुद गड़िया अभियान, लोगों को सिखाया जाएगा तेंदुए के साथ जीना, स्कूलों शैक्षिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम और सेमिनार होंगे आयोजित। लद्दाख विश्वविद्यालय के कैंपस में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, करेगा ग्लेशियर नदियों का अध्ययन, हिमालयी राज्यों की परिस्थिति में भी हो रहे बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर देहरादून से। आपको बता दें कि आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण से सीएम धामी का दौरा है, इसको लेकर प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। 7 मार्च को यूपी में अंतिम चरण की होगी वोटिंग और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें कि 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है, इसको लेकर तमाम दिग्गज लगातार 7वें चरण की चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आज वाराणसी के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण के लिए सीएम धामी का वाराणसी दौरा। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए डटे हुए हैं। अगर आप रोडवेज से सफर करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। श्रीनगर रोडवेज बस डिपो को इन दिनों शिफ्ट कर दिया गया है। अब रोडवेज की बसों का संचालन श्रीनगर एनआईटी के पास भक्तियाना से किया जा रहा है। रोडवेज के सारे कर्मी यहीं से अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं। अनुमान है कि फिलहाल 1 साल तक रोडवेज बस डिपो यहीं से संचालित होगा। सिर्फ देहरादून सेवा की बस ही ऋषिकेश श्रीनगर अड्डे से संचालित की जा रही है। पुरानी जगह पर राज्य सरकार अंडरग्राउंड पार्किंग, रोडवेज डिपो सहित रोडवेज ऑफिस का निर्माण करवा रही है। रोडवेज डिपो के अकाउंटेंट अशोक काला ने कहा कि 1 साल तक इसी जगह से डिपो का संचालन किया जाएगा। यहीं से यात्रियों को बस पकड़नी होगी। लोगों की सुविधा के लिए बस सेवा पुराने स्टेशन तक छोड़ रही है, लेकिन यात्रियों को बस यहीं से पकड़नी होगी। बसों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली, चंडीगढ़ और ऋषिकेश के लिए बसें यहीं से मिलेंगी। वो करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए 7 वाली, 8 वाली, 9 वाली हमारे जो रोडवेज बस अड्डा, पुराना बस अड्डा जो जहाँ था, वहाँ पे सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें कि शहर में पार्किंग ना होने के कारण उस जगह में अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी और उसके ऊपर जो है बस अड्डा और ऑफिस बनेगा, वर्कशॉप भी बनेगी हमें वहाँ पे जी। तो इस कारण से आप भक्ताना, हाँ, इस कारण जो है यहाँ पे भी रोडवेज की जगह है ये, और यहाँ पे फिलहाल आहिस्ता बस अड्डा बना है। कहाँ की बसें चल रही हैं फिलहाल यहाँ से? किस तरह से पूरा रूटीन कर रहे हैं आप लोग? यहाँ से वही जो पहले वहाँ से जो बसें चलती थी, बस में किसी प्रकार से कटौती नहीं हुई है। जो सेवाएं चल रही थी वही चल रही हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि यहाँ से सुबह 6 वाली गाड़ी जो श्रीनगर से देहरादून चलती है, वो अपने निर्धारित स्थान में मार्केट पुलिस चौकी जो है उसके पास लग रही है। बाकी जो 7 बजे दिल्ली, 8 बजे दिल्ली और 9 बजे चंडीगढ़। रुपए खर्च कर उत्तराखंड देवभूमि में 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया था, जिससे उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही हाईवे पर बड़े हादसे को दावत दे रही है। दिल्ली हरिद्वार NH 58 हाईवे पर बना पुल किसी बड़ी दुर्घटना की राह देख रहा है। हादसों को दावत देता मंगलौर के गंगा नहर पर बना ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। रोजाना हजारों की संख्या में हल्के और भारी वाहन इसी पुल से गुजरते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुल के बीच का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। पुल के नीचे गंगा नहर बह रही है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों से क्षतिग्रस्त पुल की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जबकि 3 साल पहले ही 4 लेन का निर्माण कराया गया था, जबकि इसी गंगा नहर पर बनाया गया दूसरा 1 वे पुल भी कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है।
नेशनल हाईवे पर विभागीय अधिकारियों द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोग बाग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लोग आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। बहुत गहरा गड्ढा हो रहा है। बैरिकेड लगा देते हैं, कई बार मोटरसाइकिल टकरा के बैरिकेड और वो दोनों चीज़ गिर जाती हैं, लेकिन विभाग की कोई नज़र नहीं है उस पर। सोच रहे हैं कि बड़ा हादसा होने से पहले पुल ठीक हो जाए। का जो पुल है ये एक्सीडेंटग्रस्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा टूट गया है। इसमें ऐसा लगता है हमें कि विभाग जब ध्यान देगा जब इसमें कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए ध्यान ही नहीं दे रहा है। कई बार हादसा होते होते बच चुका है और काफ़ी गहरा गड्ढा हो चुका है उसमें। हम मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, कई बार हम गिर चुके हैं उसमें। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने से पहले ही यहां सैलानियों की भारी संख्या में आवाजाही होने लगी है। अभी तक धाम के कपाट खोलने को लेकर तिथि भी तय नहीं हुई है और धाम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिस कारण भगवान शंकर की तंद्रा भंग होने के साथ ही अजैविक कूड़ा फेंकने के कारण वातावरण दूषित हो रहा है। ऐसे में तुंगनाथ घाटी के लोग सैलानियों की समय से पूर्व इस चहलकदमी को अनिष्टकारी मान रहे हैं। अबे जैकेट गीला हम सोचे भी नहीं थे, है ना? हाँ, करेक्ट। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो रेवेन्यू पुलिस के एरिया में आता है, वो रेगुलर पुलिस का नहीं है। वहाँ पर हमारा प्रस्ताव भी गया हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ भी आवश्यकता होती है पुलिस की तो तत्काल वहाँ पर भेजकर कार्रवाई की जाती है। यूक्रेन व रूस के बीच पिछले दिनों से जारी युद्ध के बीच भारतीय छात्रों का भारत लौटने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। आज इसी क्रम में यूक्रेन से अपने घर वापस लौटे छात्रों व उसके परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौट आई तथा उन्होंने ईश्वर का शुक्र अदा करते हुए भारत सरकार का आभार जताया। छात्रों ने बताया कि उन्हें भारत वापस आने में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ा। रात के समय काफ़ी पैदल चलना पड़ा। उन्होंने राज्य सरकार व भारत सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हालात बेहद खौफनाक है। माहौल के बीच अभी भी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। वहां पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका आभारी हूँ न्यूज़ चैनल वालों का जिन्होंने मेरी हेल्प की है। बाकी जो मेरे सामने और मेरे साथ वालों के सामने जो है कठिनाई आई है बॉर्डर पे, वहाँ से जब हम बॉर्डर पास कर रहे थे टर्नोपिल से निकले हम पोलैंड बॉर्डर की तरफ, वहाँ में पद यात्रा भी करनी पड़ी छात्रों को। 30-40 किलोमीटर दूर तक चलना पड़ा रात में। वहाँ में इंतज़ार भी करना पड़ा लाइन में, ठंड में -7 -8 में। वहाँ पहुँचे तो हम वहाँ एडवाइजरी थी एक इंडियन एम्बेसी की, आप चले जाएं और आपको पोलैंड बॉर्डर पर क्रॉस हो जाएगा। लेकिन वहाँ पहुँचे हम तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ हमने सुबह 9-10 बजे तक वेट किया, अब करेंगे। हमने एम्बेसी वालों को फ़ोन किया, वहाँ उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो फिर हम हार के लास्ट में हम 5-6 बजे वहाँ से निकले। फिर हम स्लोवाकिया एक बॉर्डर है, स्लोवाकिया बॉर्डर से हम वहाँ हमने क्रॉसिंग करी यहाँ तक। लास्ट ईयर होने वाला था, मेरा 5th ईयर था, 1 साल बचा था सिर्फ मेरा। तो मेन परेशानी तो यह है कि अभी पता नहीं हालात कैसे हो, आने वाले साल में क्या होता है, खुलेगी पढ़ाई कैसे आगे कंटिन्यू होगी, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अभी तो, कि हो सकता है हमें ट्रांसफ़र दिलवा दें, कहीं कुछ करें हमारे लिए। और जो परेशानियाँ हुई हैं वो तो हमें बहुत ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा हमें लेट बताया ऑनलाइन क्लासेस का, उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने ऑफलाइन रखी हमारी क्लासेस लास्ट तक। अगर ऑनलाइन रखते तो हम पहले निकल के आ जाते वहाँ से। इन्होंने लास्ट दिन तक हमसे ये कहा एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पे हम उसी वजह से हम वहाँ रुके हुए थे, क्योंकि फाइनल ईयर था, रिस्क ले नहीं सकते थे, क्लास मिस कर नहीं सकते थे। इसी वजह से हम वहाँ रुके। वहाँ से फिर जिस दिन 24 तारीख को स्टार्ट हुआ ये इनका वॉर रशिया यूक्रेन का, उसके बाद में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर तो हम बॉर्डर पे इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं। इंडियन एम्बेसी को कॉल करते थे, इंडियन एम्बेसी वहाँ हमारे साथ बिल्कुल नहीं देती थी। कभी कभी उठा लेती थी कॉल, कभी कॉल भी रिसीव नहीं करती थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुपए खर्च कर उत्तराखंड देवभूमि में 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया था, जिससे उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही हाईवे पर बड़े हादसे को दावत दे रही है। दिल्ली हरिद्वार NH 58 हाईवे पर बना पुल किसी बड़ी दुर्घटना की राह देख रहा है। हादसों को दावत देता मंगलौर के गंगनहर पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। रोजाना हजारों की संख्या में हल्के और भारी वाहन इसी पुल से गुजरते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुल के बीच का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। पुल के नीचे गंगनहर बह रही है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों से क्षतिग्रस्त पुल की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। 3 साल पहले ही 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया था, जबकि इसी गंगनहर पर बनाया गया दूसरा 1 वे पुल भी कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। नेशनल हाईवे पर विभागीय अधिकारियों द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोग बाग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लोग आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। बहुत गहरा गड्ढा हो रहा है। बैरिकेड लगा देते हैं, कई बार मोटरसाइकिल टकरा के बैरिकेड और वो दोनों चीज़ गिर जाती हैं, लेकिन विभाग की कोई नज़र नहीं है उस पर। सोच रहे हैं कि बड़ा हादसा होने से पहले पुल ठीक हो जाए। इसका जो पुल है ये क्षतिग्रस्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा टूट गया है। इसमें ऐसा लगता है हमें कि विभाग जब ध्यान देगा जब इसमें कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए ध्यान ही नहीं दे रहा है। कई बार हादसा होते होते बच चुका है और काफ़ी गहरा गड्ढा हो चुका है उसमें। हम मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, कई बार हम गिर चुके हैं उसमें। मंगलौर में गंग नहर के ऊपर बने पुल में गड्ढा हादसों को दावत दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त हम गंग नहर के ऊपर बने पुल पर हैं। ये काफ़ी बड़ा गड्ढा यहाँ हो गया है, जो कि हादसों को दावत दे रहा है। NH 58 यहाँ राजमार्ग है, जिस पर हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं, अन्य राज्यों से जो वाहन होते हैं। और दूसरी ओर जो गंग नहर बह रही है, इसके ऊपर ही ये पुल बना हुआ है, जिसमें एक बड़ा गड्ढा हो गया है। आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में कई भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी के चलते लगातार भारतीयों को यूक्रेन से भारत वापस लाया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर का एक युवक यूक्रेन से वापस लौटा है, जहां युवक का स्थानीय प्रशासन ने स्वागत किया है। और अगली खबर देहरादून से है। जाति दल द्वारा 108 चलाने वाले ड्राइवर के शोषण का पर्दाफाश किया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया कि 108 एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर के तनख्वाह से टायर घिस जाने के नाम पर पैसे काटे जा रहे हैं। एक कर्मचारी से लगभग 4,000, 3,000 और 7,000 रुपए तक काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर की सैलरी मात्र 10,000 रुपए प्रति महीने होती है। उनकी सैलरी से यदि इतने रुपए काटे जा रहे हैं तो उनको बचता ही क्या है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति 108 के ड्राइवरों के साथ हो रहे शोषण का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। वहीं 108 के GM प्रोजेक्ट अनिल शर्मा ने बताया कि 108 का एक टायर 40,000 से 45,000 किलोमीटर तक चलता है, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही के कारण टायर जल्दी घिस जाता है। जब ड्राइवर से इस बाबत प्रश्न पूछा जाता है तो वे निरुत्तर हो जाते हैं, इसीलिए उनकी तनख्वाह से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। कर्मचारियों का शोषण बंद करो। हमारे जो 108 के कर्मचारी जो ड्राइवर हैं, उनकी तनख्वाहों से गाड़ी के टायरों की घिसाई काटी जा रही है। तो नीचे करो, ये शोषण की पराकाष्ठा है, ऊपर करो, अन्याय का चरम है। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। कैंप के ऑफिस में हमारी जो GM प्रोजेक्ट है शर्मा जी, उनसे बात हुई है और हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि इनका 2 साल का प्रोजेक्ट अभी बाकी है। हमारा साफ चेतावनी, साफ अल्टीमेटम है, या तो आप इनका रिकवरी का पैसा वापस कीजिए, ये जो वसूली आप कर रहे हैं इसको बंद कीजिए, नहीं तो हम आने वाले 10 तारीख के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा देंगे। और यहाँ पर वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में फंसे उत्तराखंड वासियों को सकुशल भारत वापस लाने के लिए भाजपा की ओर से हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इस हेल्प डेस्क में उत्तराखंड के सभी जिलों में हेल्प के लिए एक अध्यक्ष और 2 संयोजक को जिम्मेदारी दी गई है और उनके मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन नंबरों पर कॉल करके यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवार की जानकारी ले दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार इस प्रयास में रहता है कि ऐसी कोई भी आपदा, कोई भी दिक्कत देश पर या प्रदेश पर ऐसी आए तो उसमें पूरा संगठन सब कुछ छोड़कर प्रायोरिटी पर उसमें भागीदारी करे। ऐसे ही हमने जिस समय कोविड का विषय आया था तब भी सेवाई संगठन के माध्यम से काम किया था। इसमें हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क बनाया है जिसका कोऑर्डिनेशन दिल्ली ARC से, दिल्ली संगठन से बना के रखा गया है। हमने इस हेल्प डेस्क में प्रदेश से 4 जने, 2 गढ़वाल से और 2 कुमाऊं से रखे हैं। मैं उसमें पूर्ण संयोजक के रूप में एक भूमिका में हूं और हमने प्रत्येक जिले में, जो 14 जिले भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से हैं, उनमें जिला अध्यक्ष और 2 संयोजक, जिसमें मूलतः ज़्यादातर महामंत्री उस जिले के हैं, जो कि निजी तौर पर प्रत्येक उस जिले में जो यूक्रेन से आने वाले बच्चे हैं या परिवार का मेंबर है, उनके घरों में संपर्क करेंगे, उनके परिवार से, उनके परिजनों से, और उनको इस बात का आश्वासन कि उनके यहाँ क्या पोजीशन है उनको भी मालूम होगा, उनके बच्चे कहाँ पर हैं, किस बॉर्डर पर पहुँच गए, उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान। अब आपको सीधा लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर निकले हुए हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज वाराणसी के दौरे पर हैं और काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के बाद बाहर निकले हुए हैं। तस्वीरें आपको सीधा वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद बाहर निकले हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधा वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एवं राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं वाराणसी और अब से कुछ देर में वो जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। जैसा कि जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि अभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काशी आती हूँ हमेशा, जब भी मैं भी आती हूँ, भैया भी आते हैं तो काशी जाते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करते हैं। क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद क्या है? आपको दिखा रहा हूँ प्रियंका गांधी को तो प्रियंका गांधी को आप देख रहे थे। प्रियंका गांधी जिनका कहना था कि जब भी वाराणसी आती हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करती हैं और राहुल गांधी भी जब काशी आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। ये प्रियंका गांधी राहुल गांधी का कहना है। हालांकि सवालों से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो अब आज वाराणसी में 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए लगातार नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अरे कैंडिडेट को मिलने देंगे भैया, कैंडिडेट को मिलने दीजिए। और यहां पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247. Anywhere, anytime. 24/7 entertainment. Only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधा मऊ लिए चलते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हुए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मऊ जिले के अपने सभी साथियों को जनसभा में उपस्थित है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये 7वें चरण का चुनाव और 6वें चरण का वोट पड़ चुका है। जब से समाजवादी पार्टी और छड़ी साथ आई है, विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। मैं आपसे 7वें चरण का आप सबसे सहयोग मांगने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है उनका साइकिल का चुनाव याद रखेंगे, जहां छड़ी लड़ रही है वहां छड़ी चुनाव चिन्ह को याद रखेंगे और दोनों चुनाव चिन्हों को जिस भी विधानसभा से लड़ रहे हैं उन सबको एक एक वोट दे करके आप लोग जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। भारत का जो लोकतंत्र है इसको बचाने का चुनाव है। और जहां बीजेपी के लोगों ने समय समय पर जनता को जो झूठ बोलने का काम किया है, ऐसे झूठे लोगों का उत्तर प्रदेश से सफाया करने का चुनाव है। वैसे तो हम और आप लोग गंगा मैया का पानी उठा करके सच बोलने की कसम लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग तो कमाल के हैं, जो गंगा मैया का पानी छूने के बाद और उसमें स्नान करने के बाद भी झूठ बोलते हैं। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के अगर आप भाषण सुनोगे, दुनिया में इतना झूठ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती होगी जितना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। तो मऊ से सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप। अखिलेश यादव लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं। 7वें चरण का जो चुनाव है वो 7 मार्च को वहां पर होना है, इसके लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।